आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 7 क्लास 7 का अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर है 3 नयनाभिराम नेपाल। इसका पेज नंबर 20 का वीडियो एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आज हम पेज नंबर 21 का वीडियो एक्सप्लेनेशन में करूँगी। इस चैप्टर का चैप्टर एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे पेज नंबर 21 का चैप्टर नंबर 3 नयनाभिराम नेपाल। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। इसका जो चैप्टर नंबर 3 नयनाभिराम नेपाल का पेज नंबर 20 का चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो चुका है। उसको मैं अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे इससे पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 का भी ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हो चुका है। फिर अभी चैप्टर 3 का ये पेज नंबर 20 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। फिर इसके बाद ये पेज नंबर 21 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना, क्योंकि वो पेज नंबर 20 नहीं देखोगे तो इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नयनाभिराम नेपाल पेज नंबर 21। नेपाल अपनी संस्कृति, नेपाल जो हम पढ़े थे, नेपाल का ये सब संस्कृति, उसको जो भौगोलिक दृष्टिकोण से कैसे उसको वर्णन किया गया है। तो उसके बाद यहाँ पे है नेपाल अपने संस्कृति और नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक सहज, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। संस्कृति उसका कल्चरल और नैसर्गिक प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल जो सीनरी, जो उसका सौंदर्य है, प्राकृतिक सुंदरता है, उसको सबको लुभाता है। इसीलिए सब लोग ये जो ट्रेवलर्स लोग, पर्यटक लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं नेपाल की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए। भारत से नेपाल जाने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। भारत से नेपाल जाने के लिए कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शन। मैं बाजार से निकलकर नेपाल के सचिवालय की ओर पहुंचा। जो राइटर जो लिखे हैं वो लिखे हैं कि वो बाजार गए थे, नेपाल के बाजार से गए थे। वहाँ पे जो वस्तुएं वहाँ पे जो वो विदेशी वस्तुओं भी वहाँ पे बिक्री होता है। तो वहाँ पे जो नेपाली लोग और विदेशी पर्यटक लोग वहाँ पे खरीदारी करते हैं। तो वहाँ पे जो बाजार गए थे, वहाँ से निकलकर वो सचिवालय, नेपाल की जो सचिवालय है यानी कि जो सेक्रेटेरिएट होता है, वहाँ पे पहुँचे, नेपाल के सेक्रेटेरिएट में। पूर्व में यहाँ राजमहल था, नेपाल का जो राजमहल यानी कि पैलेस था वहाँ पे, किंतु काफ़ी दिनों से इसे नेपाल का सचिवालय बना दिया गया। फिर कुछ दिन बाद इसको, जो नेपाल का जो पैलेस को, उसको सेक्रेटेरिएट में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अंदर 1800 कक्ष है। उसको जो सचिवालय जो बनाया है पैलेस में, तो वहाँ पे 1800 कक्ष यानी कि 1800 रूम से, जिससे इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। जिससे उसका जो विशाल कितना बड़ा वो पैलेस है, उससे ही अनुमान पता चलता है बोल के यहाँ पे लिखे हैं। बाजार के मध्य में महारानी के नाम पर एक बहुत ही सुंदर उद्यान बनाया गया है। बाजार जो जहाँ पे जो मार्केट है, नेपाल के जो शॉपिंग मॉल, जो मार्केट प्लेस है, उसके बीचों बीच यानी कि मिडिल में एक जो नेपाल के जो महारानी थे, क्वीन, तो उनके नाम पर एक बहुत ही सुंदर उद्यान यानी कि पार्क वहाँ पे बनाया गया है, नेपाल के महारानी के नाम के अनुसार। बालाजू की धाराओं के चारों ओर सुंदर कुंज तथा तैराकी के लिए सरोवर में आप जल क्रीड़ा का आनंद ले सकते हैं। बालाजू की धाराओं और चारों ओर सुंदर कुंज लता में वो तैराकी यानी कि स्विमिंग करने के लिए वहाँ पे जल क्रीड़ा भी, वहाँ पे जो
पानी का जो वाटर गेम सब वहाँ पे है, वाटर पार्क, तो वहाँ पे भी आनंद ले सकते हैं जो भी वहाँ पे पर्यटक जाते हैं। संपूर्ण नेपाल में मंदिर, स्तूप और मठ भरे पड़े हैं। संपूर्ण नेपाल में, नेपाल के चारों ओर मंदिर हैं, टेम्पल से, स्तूप यानी कि जो सांची स्तूप, जैसे नेपाली भी बुद्धिस्ट के लोगों के लिए होता है, तो हिंदू वाले बहुत ज़्यादा रहते हैं नेपाल में, तो ये बुद्धिस्ट लोग, नेपाली लोग यहाँ पे स्तूप वहाँ पे बनाया गया है। मठ भी वहाँ पे, रहने के लिए मठ भी वहाँ पे है। बागमती के तट पर स्थापित पशुपतिनाथ, बागमती जो जगह है, बागमती के तट मतलब उसके किनारे में एक पशुपतिनाथ, नेपाली लोगों का जो गढ़ को जो मानते हैं उनका जो पशुपतिनाथ बोलते हैं, पशुपतिनाथ का मंदिर वहाँ पे, टेम्पल वहाँ पे बनाया गया है। वो 13वीं शताब्दी मतलब 13th सेंचुरी में बनाया गया था वो पशुपतिनाथ का टेम्पल। यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं वो पशुपतिनाथ टेम्पल देखने के लिए। बहुत ही लाखों से ज़्यादा भी लोग यहाँ पे पर्यटन, ये पशुपतिनाथ टेम्पल विजिट करने के लिए आते हैं पर्यटक लोग। इसके अलावा पहाड़ी के ऊपर, मतलब जो नेपाल के जो पहाड़ है, हिल्स है, जो माउंटेन्स है, उसके ऊपर स्वयंभूनाथ का बौद्ध मंदिर 2000 वर्ष पुराना है। जो नेपाल के जो पहाड़ है उसके ऊपर स्वयंभूनाथ, मतलब ये शिव जी का एक बौद्ध मंदिर, स्वयंभूनाथ का एक बौद्ध मंदिर मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल वहाँ पे 2000 ईयर्स पुराना बुद्धिस्ट टेम्पल है वो स्वयंभूनाथ का बुद्धिस्ट टेम्पल। फिर शिक्षा के प्रति जागरूक, नेपाल में विश्वविद्यालय, शिक्षा के प्रति भी वो जागरूक, वहाँ पे एजुकेशन भी वहाँ पे अच्छा जागरूक करने के लिए वहाँ पे विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, और तथा अनेक शिक्षण संस्थाएं यानी कि बहुत सारे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे, शिक्षण संस्था यानी कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पे लगे हुए हैं। नेपाल में साक्षरता यानी कि जो लिटरेसी दर बढ़ रही है, नेपाल में लिटरेसी दर यानी कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग अभी एजुकेट हो रहे हैं। नेपाल की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा साक्षर है। नेपाल का जो जितना पॉपुलेशन है उसमें से ज़्यादा लोग साक्षर है, यानी कि बहुत सारे लोग पढ़ना लिखना आता है, वो लोग लिटरेट हैं। नेपाल विकासशील देशों के कतार में खड़ा है। नेपाल विकासशील देशों यानी कि जो विकसित कंट्री के लाइन में भी वो खड़ा हो गया है। इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और आदि सभी चीन आदि सभी देश करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता देते रहते हैं। और वो जो भौगोलिक स्थिति की इतना उसका मजबूत है कि जोग्राफिकल सिचुएशन भी उसका अच्छा है नेपाल का, इसीलिए बहुत सारे जो कंट्री है, भारत, इंडिया, अमेरिका, यूएस, जो रूस भी देता है, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, ये सब सभी बहुत बड़े बड़े कंट्री करोड़ों रुपए भी वो आर्थिक सहायता यानी कि ये हेल्प भी करते हैं फाइनेंशियली भी। नेपाल मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। नेपाल में बहुत सारे लोग कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में वो लोग डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर में, बहुत सारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वहाँ पे है। यह देश कालीन, कपड़े, चमड़े की बने सामान, जूट निर्मित सामान तथा अनाज के निर्मित से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। यह देश यानी कि जो नेपाल है ना, कालीन यानी कि जो कारपेट, जो गालीचा बोलते हैं, कारपेट बनाता है। और कपड़ा भी वहाँ पे वीव करते हैं। चमड़े यानी कि जो लेदर के सामान भी वहाँ पे बना के वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और जूट जो नेचुरल फाइबर जो होता है, जूट में बहुत सारे सामान वो लोग बनाते हैं। और उसको, और अनाज यानी कि राइस, ग्रेन्स, ये सब वहाँ पे
इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके वो बहुत सारी फॉरेन करेंसी अर्जित करता है नेपाल। विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, इसीलिए बहुत सारा वो विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है नेपाल। नेपाल प्रकृति और वनस्पति की दृष्टि में अत्यंत संपन्न है। प्रकृति यानी कि नेचुरल और वन संपदा यानी कि जो फॉरेस्ट्री की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है, मतलब वो बहुत ही रिच कंट्री है नेचुरल और वनस्पति में, यानी कि जो फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट वहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट है। यहाँ का राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे जो राजकीय चितवन जो राष्ट्रीय उद्यान है विश्व के सबसे प्राचीन संरक्षित वनों में से एक है। विश्व के सबसे ज़्यादा प्राचीन मतलब एंशियंट बहुत ही पुराना संरक्षित वनों में से ये नेपाल का राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान वो फर्स्ट में है उसका नाम। यह वन नेपाल के दक्षिण मध्य के तेराई प्रदेश में स्थित है। ये जो वन है जो राजकीय चितवन ये नेपाल के दक्षिण मध्य मतलब साउथ मिडिल में वो तराई प्रदेश एक वहाँ पे वो उसका स्टेट है तराई प्रदेश करके वहाँ पे स्थित है वो राजकीय चितवन जो बहुत ही पुराना प्राचीन संरक्षित वन में से एक है। प्राचीन काल में यहाँ इसे राजा महाराजाओं के शिकार के शौक को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन काल में मतलब एंशियंट टाइम में यहाँ के जो राजा महाराजा थे नेपाल के वो लोग हंटिंग करने के लिए वहाँ पे जो चितवन में वहाँ पे जाके वो एनिमल्स को हंटिंग करते थे, लेकिन अभी सब ये रोकथाम कर दिए हैं, इसीलिए अभी वहाँ पे हंटिंग कोई भी नहीं कर पाता है। शिकार के शौक पहले हंटिंग करते हैं, ये शौक के हिसाब से पैशन के हिसाब से लेते थे राजा महाराज वो ये पहले के ज़माने में, तो इसको पूरा करने के लिए वो चितवन यूज करते थे। और लेकिन 1950 में इसमें शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। 1950 के बाद जो लॉ आया जो कानून आया जो एनिमल्स कानून जो ये पशु पक्षी को जो शिकार करने के लिए रोक प्रतिबंध जो कानून लगाया गया उसके बाद कोई भी वहाँ पे ये हंटिंग कर नहीं पाया। 1963 में इसे गेंडों का संरक्षित गेंडो यानी कि जो राइनो होते हैं वहाँ पे 1963 में एक राइनो का संरक्षित वन घोषित किया गया। राइनो वहाँ पे राइनोसरस जो राइनो होता है वो वहाँ पे 1963 में राइनो का एक वन वहाँ पे घोषित किया गया सेंचुरी। विश्व के कुल गेंडों में 1/4 केवल इन वन में संरक्षित है। विश्व के जो वर्ल्ड के जो जितने सारे गेंडा यानी कि जो राइनो है राइनोसरस वो उसके 1/4 यानी कि 1/4 ये 1/4 भाग 1/4 पार्ट यहाँ पे इस नेपाल के जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे इसमें वो लोग उनको संरक्षित करके रखा गया है। सचमुच नेपाल एक रमणीक और दर्शनीय देश है। सचमुच में नेपाल एक रमणीक यानी कि सुहावना मतलब लुभावना सबको अट्रैक्ट करता है आकर्षित करता है आने के लिए, और दर्शनीय यानी कि देखने का जगह है ये कंट्री है। तो इसको विश्व जल की पत्रिका अभिव्यक्ति से इसको लिया गया था। इस जो ये यहाँ पे जो इसके बारे में जो लिखा गया है ये पहले से अभिव्यक्ति में ऑलरेडी ये पब्लिश हो चुका था, तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ये बुक में ये लिखा गया है। विश्व जल की पत्रिका से अभिव्यक्ति से लिया गया है। तो इसमें कुछ शब्द के अर्थ दिया गया है। नैसर्गिक यानी कि सहज स्वाभाविक जो होता है, कालीन यानी कि जो गलीचा जो होता है जो कारपेट बोलते हैं कालीन को, रमणीक यानी कि सुहावना जो लुभावना होता है। तो ये था पेज नंबर 21 का एक्सप्लेनेशन।
तो आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का कक्षा 7 का ये चैप्टर नंबर 3 नयनाभिराम नेपाल का पेज नंबर 21 का एक्सप्लेनेशन आज में की। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।